तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 18 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ चुके हैं। हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो उसके डिटेल से पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे जितनी भी वीडियो आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। नोटिफिकेशन बेल भी आपको जरूर दबा लेना है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, बहुत सारे लोगों को ये क्वेरी है कि सर अब टाइम बहुत कम बचा है, कुछ ऐसा मटेरियल दे दीजिए कि हमारे नंबर भी अच्छे आ जाएं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हमारे ऐसे स्टूडेंट जो हमारा सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के गए हैं, अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से तैयारी की है, चाहे वो 4 दिन में पूरा किया हो, चाहे 5 दिन में पूरा किया हो, लेकिन अगर वो नोट्स कंप्लीट करके गए हैं तो उनके 160 150 प्लस नंबर ही आए हैं, इससे कम नंबर नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर मेरे 159 नंबर आए और इन्होंने सारे प्रश्न भी भेजे हैं और इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स भी दिए थे। इनके देखते हैं, देखिए इनका नाम है साक्षी जैन, इनके 176 नंबर आए हैं और इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे थे। इसके बाद में अजय सोलंकी जी 5 से 6 दिनों में ही सुपर सिलेक्शन नोट्स को कंप्लीट करके इनके भी अच्छे खासे 157 नंबर आए हैं। इसके बाद में और देख लीजिए, देखिए इनका आज एग्जाम था सर, मैंने आपके सारे वीडियो देखे और सारी पीडीएफ से तैयारी की, मेरे 147 नंबर आए हैं। ठीक है, अंतिम माकवाना इनका नाम है। इसके बाद में इन दीदी के 157 नंबर आए हैं। ठीक है, इन्होंने भी हमारे नोट्स ले रखे हैं। यहाँ पर आप सानिया खान दीदी को देख सकते हैं, इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं, आप देख रहे होंगे। इनके 182 नंबर आए हैं, आपकी वजह से, आपकी पीडीएफ की वजह से ये नंबर आए हैं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आ रहे हैं, जिन लोगों ने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। ठीक है, आप भी अगर चाहते हैं कि सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको भी मिल जाए तो इसके लिए कुछ खास करना नहीं है। देखिए मात्र 199 रुपए में आपको ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको ये क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको 199 का पेमेंट करना है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसी पर 199 का पेमेंट करके और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर आप जैसे ही भेजेंगे, स्क्रीनशॉट भेजे जाने के 1 घंटे के अंदर आपके पास में आपके नोट्स पहुंच जाएंगे। नहीं तो एक बार व्हाट्सएप पर डीपी चेक कर लेना, वहां पर हम टाइम लिखे रहते हैं कि अब नोट्स कितने बजे सेंड किए जाएंगे। ठीक है, तो एक एक व्यक्ति को पीडीएफ नोट्स पहुंच जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपने तैयारी की है लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो भी आप ये नोट्स लेकर के अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं। या फिर आपने अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, अब आपका एग्जाम लास्ट में है, आपके एग्जाम में 5 से 6 दिन का भी गैप है, तो भी आप ये नोट्स मंगा करके कंप्लीट करके एग्जाम देने जा सकते हैं और अपने नंबर 160 प्लस लेकर के आ सकते हैं। इस नोट्स में क्या क्या मिलेगा, तो इस नोट्स में कंप्लीट आपको थ्योरी मिलने वाली है, चारों सब्जेक्ट की, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, ये सब भी साथ में ही मिलेगा। इसके अलावा 10-10 प्रैक्टिस सेट हर एक सब्जेक्ट के आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा 7 ब्रह्मास्त्र हमने करा रखे हैं, वो सातों ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ आपको दी जाएगी। सुपर मैराथन करा रखी है एक एक सब्जेक्ट की, वो सारे सुपर मैराथन की पीडीएफ आपको दी जाएगी। और मेन टॉपिक के टॉप 100 प्रश्न हमने करा रखे हैं, जैसे कि आईसीएमआर हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, प्रमुख योजनाएं हो गई, और जो भी आपके एक्ट वगैरह के प्रश्न हैं, इन सब के टॉप 100 प्रश्न करा रखे हैं। इन सब की पीडीएफ आपको दी जाएगी इस सुपर सिलेक्शन नोट्स के अंतर्गत मात्र 199 रुपए में। ठीक है, तो अभी ये नोट्स मंगवा लीजिए और ये बिल्कुल आखिरी बाण होगा आपकी तैयारी के लिए, आपके सिलेक्शन में, सिलेक्शन की खोपड़ी में छेद करने के लिए ये आखिरी ब्रह्मास्त्र होगा। तो तुरंत मंगा करके अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है, पोषण एवं स्वास्थ्य से हम शुरुआत करने वाले हैं। देखिए तपेदिक का टीका जो है भैया वो कहीं जा नहीं रहा है, बार बार घूम फिर करके अपने एग्जाम में आ जा रहा है। आज फिर से पूछा है तपेदिक से बचाव के लिए कौन से टीके का उपयोग किया जाता है, तो बीसीजी का टीका हम तपेदिक से यानी कि टीबी से बचाव के लिए लगाते हैं, आपको कई बार बताया है। इसीलिए हम एक एक प्रश्न को डिटेल में समझाते हैं, जिससे कितना भी डीपली प्रश्न आ जाए आप उसका आंसर लगा करके ही आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तपेदिक टीबी से बचाव के लिए बैसिलस कैलेमेट गुएरिन, ये 2 बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है आपको, ये टीका लगाया जाता है। अब बीसीजी टीका है क्या, ये भी देख लीजिए। तो यह एक टीका है जो तपेदिक टीबी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। काम कैसे करता है, देखो ये बहुत सारे घुमा फिरा करके प्रश्न पूछ रहे हैं। कभी पूछ लेंगे बीसीजी का टीका क्या है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, बीसीजी क्यों लगाया जाता है, किस बीमारी से रक्षा के लिए लगाया जाता है, तो पूरा आपका डीपली बता दे रहे हैं। जो भी प्रश्न आपसे पूछें आप आसानी से आंसर लगा करके आएं। अब ये काम कैसे करता है देखिए, तो बीसीजी का टीका टीबी के बैक्टीरिया के कमजोर रूप से तैयार किया जाता है।
एक प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करता है, जिसमें शरीर को भविष्य में टीबी से लड़ने में मदद मिलती है। यानी कि ये एक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे कि अगर भविष्य में कभी टीबी का बैक्टीरिया अंदर आता है तो उसको समाप्त करने में हमारा शरीर सक्षम हो जाता है। ठीक है, अब ये दिया कैसे जाता है ये भी देख लो। देखो भैया, देखो यह टीका विशेष रूप से नवजात शिशुओं और बच्चों को दिया जाता है जिन्हें टीबी का खतरा ज़्यादा होता है। तो टीबी का खतरा नवजात शिशुओं और बच्चों को ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इसलिए उन्हें यह टीका दिया जाता है। तो ये टीबी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। आगे आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। बाकी विटामिन ए के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। आज आपसे पूछा है विटामिन ए किस फल से प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, अंगूर था, ठीक है, संतरा था, और आपका क्या है मिर्च था, शिमला मिर्च जो भी था, और आम भी ऑप्शन में था। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए आम में ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो आम फलों का राजा है, आप सबको पता है। तो यही आपसे पूछा गया था कि इनमें से किसमें विटामिन ए प्राप्त होगा, तो आम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, फल संतुलित आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं क्योंकि उनमें फाइबर और विटामिन होता है। नारंगी और पीले फल जो बीटा कैरोटीन से अच्छे स्रोत होते हैं, जो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, उसमें विटामिन ए भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो भी पीले फल होंगे उसमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जैसे आपका पपीता हो गया, खरबूजा हो गया, आम हो गया, विशेष रूप से विटामिन ए के भरपूर स्रोत होते हैं। तो आपके ऑप्शन में आम दिया गया था, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंडीशन वाले प्रश्नों को भी हमने रखा है, ठीक है। कंडीशन वाले प्रश्नों को आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों का हमें डिटेल में सॉल्यूशन करवाना है, जो नए प्रश्न भी आज आए हैं। देखिए, खसरा बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, खसरा का टीका क्या है, खसरा का लक्षण क्या होता है, कितने दिनों में लगवाना चाहिए। तो मीजल्स के ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले भी आपको खसरा के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता चुके हैं, और ये खसरा के बारे में हमने एक आर्टिकल बना करके अपने फेसबुक पेज सक्सेस जंक्शन पर डाल दिया है। आप सबको पता है ना, फेसबुक पर हमारा पेज है सक्सेस जंक्शन के नाम से। वहाँ पर छोटे छोटे आर्टिकल्स डालते रहते हैं, जैसे खसरा का डाल दिया, डिप्थीरिया का डाल दिया, पोलियो का डाल दिया, एड्स का डाल दिया। तो वो आप जाकर के वहाँ पर पढ़ सकते हैं। फेसबुक पर सर्च करना सक्सेस जंक्शन, तो आपको 1.7 के वहाँ पर सब्सक्राइबर हैं, और हमारा सिल्वर प्ले बटन वाला वहाँ पर प्रोफाइल लगा हुआ है। वैसे लिंक भी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं, नहीं तो आप फेसबुक पर सर्च भी कर सकते हैं। चलिए, खसरा के बारे में आपको जानकारी दे दें। देखिए, खसरा एक संक्रामक बीमारी है जिसके लक्षण है तेज बुखार, खांसी, नाक बहना, आंखों का लाल होना। आज आपके ऑप्शन में यही दिया गया था, आंखों का लाल होना जो है ये आपके ऑप्शन में था, और यह खसरा का लक्षण होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पूरे शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। देखिए, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, तेज बुखार आएगा, नाक बहेगी, आंखों का लाल होना, कभी कभी मुंह के अंदर सफ़ेद या नीले सफ़ेद केंद्र वाले छोटे छोटे चटकीले लाल धब्बे भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कॉलिप्स जो है स्पॉट कहते हैं। आगे बढ़िए, बाद में जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो शरीर पर लाल धब्बेदार चकत्ते जो सिर से शुरू होकर के पूरे शरीर में फैल जाते हैं। चकत्ते 4 से 7 दिनों तक रह सकते हैं। कभी कभी चकत्तों के साथ खुजली भी हो सकती है। तो ये सारे खसरा के लक्षण होते हैं, ये सारे मीजल्स के लक्षण होते हैं। आज आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि MMR की वैक्सीन जो है वो, या ये बता दीजिए MMR का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें कौन कौन से जो है रोगों को बचाने की क्षमता होती है। MMR का फुल फॉर्म आपको बताना है। आज का पहला प्रश्न है, आगे भी 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा MMR की वैक्सीन किससे बचाने के लिए दी जाती है। और अगला प्रश्न आपका MR वैक्सीन से ही आ गया है कि MR वैक्सीन के जो 2 टीके होते हैं इनके बीच में कितना गैप होना चाहिए। पहले भी यह प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। कुल मिलाकर के 28 दिन का गैप होना चाहिए 2 MR वैक्सीन के बीच में। देखिए, MR को कम उम्र में भी दिया जा सकता है, बशर्ते खुराकों के बीच में 28 दिन या फिर उससे अधिक का अंतर होना चाहिए। कोई भी वैक्सीन अगर सेम वैक्सीन है तो कम से कम 28 दिन का अंतराल होना चाहिए उन दोनों वैक्सीन के बीच में, ठीक है। तो 28 डेज आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा MMR की वैक्सीन क्यों दी जाती है, कौन से रोगों से बचाव के लिए। चलिए पहले बता दिए, देखो यहाँ पर खसरा और रुबेला लिखा हुआ है, लेकिन एक M गायब है, वो M आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला था पल्स पोलियो अभियान के बारे में डिटेल में आपको बता चुके हैं। देखिए, टीकाकरण की आपको हमने PDF दी है, ठीक है। वैक्सीनेशन की टॉप 100 की PDF दी है उन लोगों को जिन लोगों ने 199 वाले नोट्स ले रखे हैं, उनको टॉप 100 की PDF मिली है। वहाँ पर आप देखेंगे तो टीकाकरण से 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो टीकाकरण को कंप्लीट करके आप लोग जरूर जाइएगा। चलिए, इसमें कहा गया है कि पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत में वैक्सीन को कैसे दिया जाता था। तो शुरुआत में इसको OPV वैक्सीन दिया जाता था। OPV का अर्थ है कि ओरल रूप से, यानी कि मुंह के द्वारा ये वैक्सीन आपको दी जाती थी। आप सबने वैक्सीन पी रखी होगी, ठीक है ना। नमकीन नमकीन होती थी, किस किस ने पी रखी बताइए। नमकीन नमकीन होती थी, 2 बूंद जिंदगी की, है ना।
तो ये ओपीवी वैक्सीन के बारे में आज प्रश्न पूछा था, आइए सॉल्व कर लेते हैं। पोलियो अभियान की शुरुआत में ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी को पोलियो ड्रॉप्स के रूप में यानी कि 2 बूंदें बच्चों के मुंह में दी जाती थी। ठीक है ना? विस्तार से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से डीपली प्रश्न बन सकता है। ओपीवी के बारे में पहले भी बन चुका है। तो ओपीवी एक ऐसा टीका होता है जिसमें कमजोर पोलियो वायरस होते हैं जिन्हें बच्चे के मुंह में दिया जाता है। पल्स पोलियो अभियान के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। देखिए, तो यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें एक ही दिन में पूरे देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं। एक दिन डिसाइड किया जाता है, रविवार जो दिन होता है संडे का, उस दिन क्या होता है पूरे देश में एक साथ जो है बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है। तरीका क्या होता है? तो पोलियो ड्रॉप्स एक विशेष बूंद वाली शीशी से बच्चों को दिया जाता है। इतनी सारी जानकारी हमने आपको पोलियो ओपीवी वैक्सीन के बारे में दे दी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यस सर वीडियो अच्छा है ये आप जरूर लिखना। ठीक है? उद्देश्य क्या होता है? पल्स पोलियो अभियान का उद्देश्य पोलियो रोग को खत्म करना है। भारत में शुरुआत कब से हुई थी ये भी देख लो लगे हाथ। तो भारत में 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण पीपीआई कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। ये भी आपको याद रखना। अब पोलियो का एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, जिंक की कमी से एक गर्भवती महिला को क्या हानि हो सकती है? ठीक है, तो गर्भवती महिला को जिंक की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। हानि क्या हो सकती है आइए देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान जिंक की कमी शिशु के जन्म के समय कम वजन, समय से पहले प्रसव और प्री क्लैम्पसिया जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। ठीक है, साथ ही मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम भी बढ़ा सकती है। जिंक की कमी से गर्भवती महिला को होने वाली संभावित हानियां कौन कौन सी है? जन्म के समय कम वजन होना, जिंक की कमी से शिशु का वजन जन्म के समय बहुत कम हो जाता है, समय से पहले प्रेगनेंसी यानी समय से पहले प्रसव हो जाएगा। तो डिलीवरी जो है जिंक की कमी से बच्चे समय से पहले जो है डिलीवरी बच्चों की हो जाती है। प्री क्लैम्पसिया क्या है? तो प्री क्लैम्पसिया गर्भावस्था से संबंधित एक बीमारी है जो जिंक की कमी से जुड़ी हो सकती है। तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं एक गर्भवती महिला में अगर जिंक की कमी होती है। ठीक है, बाकी आईसीएमआर की पीडीएफ आपको दे रखी है 199 में, वो आप वहां पर देख लेना। अगला देखो, डिहाइड्रेशन से प्रश्न आया था, आपको बहुत अच्छे से समझा था डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। 4 उसमें ऑप्शन दिए गए थे जिसमें एक ऑप्शन में आपका ओआरएस घोल दिया गया था। ओआरएस घोल का अर्थ यह है कि उसमें दिया गया था कि जो वाटर है उस वाटर को शरीर में नियंत्रित करके। ठीक है, तो ओआरएस घोल की मदद से हम डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। डिहाइड्रेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर से सारा का सारा पानी जो है वो निकल जाता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और अगर ज़्यादा पानी की कमी शरीर में हो जाए तो बच्चे की मृत्यु तक भी हो सकती है। ठीक है ना? तो ये डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बच्चों को ओआरएस घोल दिया जाता है, और हर किसी को ये ओआरएस घोल दिया जाता है। आप ग्लूकोन डी पीते होंगे, है ना, और इलेक्ट्रॉल पाउडर पीते होंगे, तो ये सब क्या है? ये सब उसी के डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ही दिए जाते हैं। गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोटा वायरस वैक्सीन से पूछ लिया है, रोटा वायरस वैक्सीन की किस बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है? तो डायरिया बीमारी से बचाव के लिए रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है। डायरिया क्या होता है? तो बच्चों में जब दस्त की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो डायरिया नामक रोग हो जाता है, और ये डायरिया भी वही दस्त वाला सिस्टम है, यानी कि बच्चे के शरीर से सारा पानी, सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रोटा वायरस नामक वैक्सीन दी जाती है। अगर सारे पोषक तत्व निकल जाएंगे तो बच्चे के लिए गंभीर स्थिति बन जाती है, और कभी कभी अत्यधिक दस्त होने की वजह से बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहां तक इन सब से बचने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पोर्शन है आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आज योजना पूछी थी, मनरेगा योजना का क्या उद्देश्य है? देखिए, अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो थोड़ा सा डीपली आ रहे हैं, इसलिए बच्चों के स्कोर नहीं हो पा रहे हैं। 150, 140, 145 नंबर लाना भी मुश्किल हो रहा है। अब इस लेवल का पेपर जो है बन रहा है। अब देखिए, बीच में एक आध दिन का गैप होगा, कब छुट्टी होती है देखते हैं। ठीक है ना? अच्छा, आप लोगों में से बताइएगा, क्या किसी का 13 अप्रैल के बाद में भी आप में से किसी का एग्जाम है क्या? अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलो भैया देखते हैं। मनरेगा योजना के प्रमुख उद्देश्य देख लें, क्यों चलाई गई थी। तो सबसे पहले काम था इसमें रोजगार की गारंटी। प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना, जिसमें अकुशल शारीरिक कार्य भी शामिल है। पूछा जाएगा कि मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। कैसा रोजगार होता है? तो अकुशल शारीरिक कार्य शामिल है, यानी कि कहीं पर नहर बन रही है तो खुदाई उदाई कर दिया, कहीं पर तालाब बन रहा तो खुदाई वगैरह कर दिया। अब इसमें क्या किसी कौशल की आवश्यकता पड़ती है? क्या कंप्यूटर चलाना है क्या? नहीं। तो अकुशल शारीरिक कार्य भी इसमें शामिल होता है। आगे बढ़िए।
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों की आजीविका सुरक्षा प्रदान करना भी ये जो है मनरेगा का कार्य होता है। सड़कों, नहरों, तालाबों, कुओं जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करना जो ग्रामीण विकास में सहायक होते हैं। इसके बाद में रोजगार का अधिकार है, तो रोजगार के अधिकार के अंतर्गत मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है, जिसका अर्थ है कि आवेदक को आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार है। यानी अगर मनरेगा में किसी ने आवेदन किया है और मनरेगा में आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर अगर कोई काम नहीं मिल रहा है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करना यह भी मनरेगा का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। संपत्ति के अधिकार से प्रश्न आया था, संपत्ति के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? काफी पहले आपको अच्छे से बता चुके थे, 44वां संविधान संशोधन 1978 वाला आपको याद होगा, मोरारजी देसाई। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो संपत्ति के अधिकार का वर्णन अब संविधान के अनुच्छेद 300A में किया गया है, जो एक विधिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। पहले क्या होता था? तो पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, जो कि एक मौलिक अधिकार था। और आपको पता है मौलिक अधिकार जो होगा उसके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं, यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो पहले जो है सड़क बनती थी या फिर अगर हाईवे तैयार हो रहे हैं, बीच में किसी का घर आ गया तो वो घर तोड़ नहीं सकते थे। ठीक है ना, उसके लिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाता था। तो ये हाईवे वाला जो काम है यहीं पर अटक जाता था। तो फिर क्या हुआ, मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन किया और इसके आधार पर क्या हुआ, देखिए 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। ठीक है, उसके बाद में इसे अनुच्छेद 300A में एक विधिक अधिकार यानी एक कानूनी अधिकार के तहत रख दिया। ठीक है, अब आर्टिकल 300A भी देख लीजिए लगे हाथ। यह अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये हाईवे जा रहा है, आपका मकान आ गया तो उड़ा देंगे और पैसा नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। आपका मकान अगर आ रहा है तो जो वर्तमान में कीमत चल रही है उससे 3 गुना कीमत दे करके उस मकान को हटाया जाएगा, यानी आपको पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा जिससे कि आप अपना ये मकान कहीं और जा करके बना सकें। ठीक है, तो ये आपको 300A के बारे में बता दिया, आर्टिकल 31 के बारे में बता दिया, 44वां संविधान संशोधन बता दिया, सब कुछ आपको डिटेल में समझा दिया। भाई अब तो लाइक कर दो, है ना। चलो अगला देखिए, आरटीई एक्ट 2009 से प्रश्न आया था, एग्जैक्ट प्रश्न उनको याद नहीं था, तो हम आरटीई एक्ट 2009 को कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो चलिए देख लीजिए, आरटीई एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जिसे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी कहते हैं। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राइट टू एजुकेशन। ठीक है, भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया यह एक कानून है। अब इसके उद्देश्य पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है आज आपसे उद्देश्य ही पूछे गए हों, अब एग्जैक्ट उनको नहीं याद था। तो चलिए महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं। तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अधिनियम की नाम की बात करते हैं तो बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसका नाम जो है हो जाएगा। पारित कब हुआ ये भी आप देख लो, तो यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हो गया था। अब आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में, आज का प्रश्न बनेगा कि जो आरटीआई एक्ट है, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, ये आरटीआई एक्ट जो है ये कब लगा था, कब जारी हुआ था। आप साल भी केवल बता सकते हैं, एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो केवल ईयर भी आप लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, पीएम आवास योजना से एक प्रश्न आया था, इसके भी उद्देश्य पूछे गए थे, तो चलिए कवर कर लेते हैं इसको भी। तो देखो 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का उद्घाटन किया। साल 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य था कि गरीबी रेखा से नीचे जितने भी परिवार हैं उन सब परिवार को अपना खुद का घर मिले। ठीक है, ताकि वे किराए पर घर नहीं लेना पड़े। इस लक्ष्य को लगभग पूरा कर लिया गया था। ठीक है, तो कब शुरू हुआ, कब क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था, हमने बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कंडीशन वाले प्रश्न आ गए। अब कंडीशन वाले प्रश्न को आपको केवल समझाएंगे, ये नोट डाउन नहीं किए गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि समझाने वाले होते हैं। देखो आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, अपने कार्यालय के आसपास सफाई को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखो उसमें क्या रहेगा, जो इनके ऑफिसर्स होते हैं वो गांव के बीच में किसी स्कूल वगैरह में ही होते हैं। ठीक है, तो स्कूल में सफाई करने के लिए किसको प्रोत्साहित करेंगे, वहाँ के जो आस पड़ोस के लोग रहने वाले हैं उनको बताएंगे। देखो सफाई से क्या होता है कि कोई मच्छर नहीं पैदा होंगे, मच्छर नहीं पैदा होंगे तो डेंगू मलेरिया नहीं होगा। इस तरह से जो है आप उनको प्रोत्साहित करेंगे। अब 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से 3 ऑप्शन नेगेटिव होंगे, 1 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह के ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं जिन्हें आप कंडीशन के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आज आपको पता है गद्यांश
का जो है हमने एक ट्रिक वाली वीडियो बना करके आज सुबह डाली है, सुबह 8 साढ़े 8 बजे के समय हमने अपलोड कर दी थी। उसमें गद्यांश को कैसे आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं उसकी ट्रिक हमने बता रखी है, ठीक है ना। क्योंकि एक दीदी है, उनके 178 नंबर आए थे, लेकिन उन्होंने दोनों गद्यांश छोड़ दिए क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था। मान लीजिए 12 नंबर का वो गद्यांश है, 12 में से अगर उनके 10 भी आ जाते तो 188 नंबर हो जाता, यानी कि वो टॉपर की लिस्ट में आ सकती थी, लेकिन वो इसको टच भी नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास में टाइम नहीं बचा था। इसीलिए आपसे कह रहे हैं वो ट्रिक वाली वीडियो जरूर देख करके जाना, जिससे कि आप टाइमली इन प्रश्नों को भी अटेम्प्ट कर सकें। भाई अगर 12 में से अगर तुम्हारे 8 क्वेश्चन भी सही हो गए तो ये 8 नंबर फ्री के मिल गए कि नहीं मिल गए ना। तो वीडियो देखने में क्या जा रहा है, 10 से 12 मिनट की वीडियो है, जरूर देखना। आज सुबह अपलोड की है, 18 मार्च के नाम से ही है और वहां पर गद्यांश लिखा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए। कंप्यूटर से 5 से 6 प्रश्न हैं, वही एमएस वर्ड, शॉर्टकट की, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इनमें से ही आ रहे हैं। और इन सब की पीडीएफ हमने 199 के अंतर्गत जिन लोगों ने ली है उसमें आपको कंप्यूटर की 3 पीडीएफ दी गई हैं, जिसमें एक टॉप 150 प्रश्न दिए गए हैं, टॉप 150 प्रश्न। उसमें हमने एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट, एमएस वर्ड, इन सब को कवर किया है। तो वो वाली पीडीएफ जरूर पढ़ करके जाना, सारे प्रश्न आपके वहीं से बन जाएंगे। चलिए, अब मैथ के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हम इतनी तेजी से चल रहे थे, अब चलो इनको सॉल्व करते हैं। देखो एग्जैक्ट वही प्रश्न है जो आज आए हैं। किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचा जाता है 20% लाभ पर, यानी जो वस्तु है उसको 1200 में हमने बेचा है, 20% लाभ पर बेचा है, तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल प्रश्न। देखो आप लिखेंगे यहाँ पर 1200, 20% लाभ पर बेचा है तो 100 ऊपर लिखेंगे और 120 को नीचे लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, 100 में 20 जोड़ेंगे क्योंकि लाभ पर बेचा है, क्रय मूल्य हमको चाहिए। काट दीजिए, 20 पंचे 100, 20 छंगे 120। इस 6 से 1200 को काटेंगे तो 200 बार जाएगा और 200 का जब हम 5 में गुणा करेंगे तो 1000 रुपये आंसर हो जाएगा। यानी कि 1000 रुपये की चीज़ को, हाँ, जो इसके क्रय मूल्य था वो 1000 रुपये था। अब आपको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो 1000 रुपये का 120% निकालेंगे तो वही आपका कितना आ जाएगा, 1200 रुपये निकल करके आ जाएगा। यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1000 थी, प्रॉफिट लिया गया 20%, ठीक है, और बेचा गया 1200 रुपये में। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला देखिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपये है, इसके क्रय मूल्य को 30% कम करने पर नया क्रय मूल्य क्या आएगा। आपको बताया था 100 में से घटा देंगे, 100 में जोड़ देंगे, तो ये रहा आपका 1600, ठीक है। अब 30% कम करना है तो 70/100, लो भैया, 0 से 0 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो। अब इस 7 का गुणा इस 160 में कर दीजिए तो 0, 7 छंग 42 की 2 हाथ से लगी 4, 7 का 7 4 11, यानी 1120 रुपये जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब देखो ये प्रश्न क्या पूछा था, ये आपका क्या है, माध्य वाला प्रश्न। देखो एक आंगनवाड़ी में 4 बच्चों को 2 कटोरी, 3 कटोरी, 5 कटोरी, 6 कटोरी दाल दी जाती है, तो आपको उनका माध्य बताना था। माध्य का क्या होता है, माध्य मतलब एवरेज, ठीक है ना, औसत। चलो निकाल लेते हैं। इसको सबको क्या करना रहेगा, जोड़ना रहेगा और जितने आंकड़े हैं उनका भाग देना रहेगा। तो 2 हो गया, 2 कटोरी, 3 कटोरी, 5 कटोरी और 6 कटोरी, डिवाइड कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 4 का भाग दे दो, जोड़ दो इनको, 3 2 5 5 10 6 16, 16 में 4 का डिवाइड देंगे तो 4 आएगा। यानी इनका जो माध्य है वो बिल्कुल सही आंसर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 इसका आंसर होगा। और आज आपका समांतर श्रेणी से भी एक प्रश्न पूछा गया है, हालांकि बहुत सिंपल लेवल का प्रश्न था। तो ये मैथ का सेक्शन हो गया। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। देखो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हमारे पास में आ गए हैं। देखो इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे ना, 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20, उसके बाद में क्या आएगा। तो भाई +5 कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, +5 कर रहे हैं। तो 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ा 20, 20 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25 होगा। तो ये 25 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 28, 28 के बाद में 35, 35 के बाद 42, क्या कर रहे हैं, 28 में 7 जोड़ा 35 आ गया, 7 में 35 में 7 जोड़ा 42 आ गया, तो 42 में 7 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 49 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 के गैप पर एक प्रश्न पूछा था। घन को रंगने से भी एक प्रश्न आ गया है। क्यूब को कलर करेंगे, 64 भागों में तोड़ देंगे तो कौन सा ऐसा भाग है जो कलर नहीं हुआ होगा, इस तरह का एक प्रश्न आया था। तो ये सारे प्रश्न आपके रीजनिंग में आ रहे हैं। ऑड वन आउट का भी आया था ये, यानी कि इन चारों में से कौन सा भिन्न है, ये वाला भी एक प्रश्न आया था। इस तरह के प्रश्न आपके रीजनिंग में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बालक शिक्षा एवं देखभाल सीडीपी की बात कर लें। देखिए तो विकलांग बच्चों के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, यह प्रश्न आपका सीडीपी में पूछा था। तो चलिए देख लेते हैं। सरकार विकलांग, रेड को इसको चेंज कर लो, ब्लू कर लो, ये लो ब्लू कर लेते हैं। देखो सरकार विकलांग बच्चों के लिए कई प्रयास कर रही है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा शामिल है। ये सारे कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। शिक्षा में क्या कर रहे हैं, तो ये समावेशी शिक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी आज एक अलग से भी प्रश्न पूछा गया था, क्या होती है समावेशी शिक्षा, देख लेते हैं। सरकार विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है और इसके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। देखो एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के बच्चों का एक साथ में शिक्षा ग्रहण करना
करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। बस शॉर्ट में याद रखिए, इसी से आपसे रिलेटेड आगे भी प्रश्न पूछे गए हैं जिन्हें आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसमें सारे बच्चे पढ़ेंगे, विकलांग बच्चे, ठीक है, और बहुत तेज बच्चे, जितने भी बच्चे होंगे एक साथ आप जो है अध्यापन कार्य करेंगे, तो इसी को हम समावेशी शिक्षा कहेंगे। चलिए, इसके बाद में सरकार ने कहा भैया मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देंगे। वैसे सामान्य बच्चों को क्या होता है, 6 से 14 साल तक जो है मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, लेकिन विकलांग बच्चों के लिए ये जो टाइमिंग है वो बढ़ा करके 18 वर्ष कर दी गई है। ये आर्टिकल 21A है 1995 का अनुच्छेद 26 में ये बताया गया कि भैया जो विकलांग बच्चे हैं इनको 6 से 18 वर्ष तक जो है मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाएगी। बाकी ये योजनाएं चलाई हैं, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, निमास योजना, ये सारी योजना सरकार के द्वारा विकलांग बच्चों के लिए चलाई गई हैं। आगे बढ़िए, जुड़वा गर्भावस्था से प्रश्न आया था, जुड़वा गर्भावस्था में किस प्रकार की जटिलता का सामना करना पड़ता है। जुड़वा गर्भावस्था को हम HRP भी कहते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। एक बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया था। तो अगर किसी को जुड़वा बच्चा हो रहा है तो जो कार्ड बनता है टीकाकरण वाला, उस पर HRP का जो है मुहर लगा दी जाती है। HRP का अर्थ है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अब देखिए क्या जटिलताएं होती हैं जिसकी वजह से HRP लगा देते हैं। तो जुड़वा गर्भावस्था में कई जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे समय से पहले प्रसव यानी टाइम से पहले जो है डिलीवरी हो सकती है, प्रीक्लेम्सिया हो सकता है, गर्भवती को मधुमेह डायबिटीज हो सकता है, जुड़वा से जुड़वा ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो सकता है, TTSS जिसको कहते हैं। तो ये सारी समस्याएं एक जुड़वा गर्भावस्था के दौरान हो सकती हैं। आगे बढ़िए, विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की संरचना पूछी गई थी कि विकलांग बच्चों के स्कूल की संरचना कैसी होनी चाहिए। तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, विकलांग बच्चों के स्कूल में एक रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी पीने के लिए भी उनका अलग से जो है व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ पर उनकी आसानी से पहुँच हो सके। तो ये सारे आपके उसमें ऑप्शन दिए गए थे जिनको आप पढ़ करके आसानी से सॉल्व कर सकते थे। एक प्रश्न आया था कि बच्चों को स्कूल जाने से पहले तैयार करने के लिए घर पर कैसे हम तैयार कर सकते हैं। देखो, तो आजकल देखते हैं छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको घर पर ही माता पिता जो है तैयार कर देते हैं कि बेटा देखो A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, स्कूल जाओगे तो तुमको बहुत अच्छा मतलब टॉफ़ी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, स्कूल नहीं जाओगे तो भविष्य खराब हो जाएगा। मतलब बच्चों को पहले से ही समझा देते हैं। तो वही आपसे पूछा है कि 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें पूछा गया होगा कि किस तरह से बच्चों को स्कूल जाने के लिए हम तैयार करते हैं, पहले से प्रिपेयर करते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजते हैं जहाँ पर वो बैठ करके बैठना सीखते हैं स्कूल जाने के से पहले। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई थी। अगला देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण पूछे गए थे। 4 चरण होते हैं, आप सबको पता है। जो हमने बाल विकास नंबर 2 PDF दी है थ्योरी में, उसमें ये सभी चरणों के बारे में हमने आपको बता रखा है 199 में। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से चरण होते हैं। यहाँ से अब प्रश्न बनना शुरू हो गए हैं, पहले नहीं आ रहे थे, अब यहाँ से आएंगे। तो अगर शुरू हुए हैं तो भैया ये लगातार 4-5 दिन तक यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ लेंगे। देखो, तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक और संक्रियात्मक अवस्था। अब चारों चरणों के बारे में थोड़ा थोड़ा टाइमिंग इनकी देख लेते हैं। देखो, तो जो संवेदी पेशी अवस्था होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। कलर चेंज कर लो भैया, यहाँ पर दूसरा आ गया है। चलो, इस चरण में बच्चे अपनी इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दुनिया को सीखते हैं। उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। इस चरण में बच्चे प्रतीकों और भाषा का उपयोग करना सीखते हैं, लेकिन वे अभी अमूर्त विचारों को समझने में सक्षम नहीं होते हैं। यानी अगर आप उनसे कहोगे x की वैल्यू 5 है तो वो ये नहीं समझ पाएंगे कि x की वैल्यू 5 क्यों मान रहे हैं। ठीक है, तो अमूर्त चीज़ों को नहीं समझते हैं। उसके बाद में आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इस चरण में बच्चे ठोस वस्तुओं, घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी भी वे अमूर्त विचारों को समझने में असमर्थ होते हैं। उसके बाद में नंबर 4 आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से लेकर के वयस्कता। इसमें बच्चे अमूर्त चीज़ों को भी समझने लगते हैं कि x की वैल्यू क्या रखेंगे, क्या आ जाएगा, ये सारी चीज़ें वो समझने लगते हैं। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं थी जो आपके एग्जाम में अब लगातार पूछी जाएंगी। ठीक है ना। बाकी आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ करके भैया, जितने भी प्रश्न आपको याद रहें अपने प्रश्नों को जरूर भेजा कीजिए। जैसे आज आप इंतजार कर रहे थे वैसे कल कोई और इंतजार कर रहा होगा अपने एग्जाम एनालिसिस का, इसलिए आपसे निवेदन है कृपया प्रश्नों को जरूर भेजा कीजिए। 12 प्रश्न आपके पैराग्राफ से पूछे गए हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है आज सुबह हमने पैराग्राफ की ट्रिक वाली वीडियो डाल दी है, आप लोग जाकर के जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में नीति आयोग के कार्य पूछे गए थे, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति से संबंधित थिंक टैंक होता है। पूछा गया है कि भारत सरकार का थिंक टैंक किसे कहते हैं, नीति आयोग को कहते हैं। पहले योजना आयोग को कहते थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। आप सबको पता है
प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, तो सीधे-सीधे ये पूछा जा रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष होंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो जो निर्देशात्मक नीतिगत इनपुट प्रदान करता है, नीति आयोग भारत सरकार के लिए कार्यवाहिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के बीच में संबंधों को भी जो है सहायता प्रदान करता है। ये नीति आयोग का कार्य होता है। अब देखो कंडीशन वाला प्रश्न पूछा है, आप एक महिला सुपरवाइजर हैं और आपके आंगनबाड़ी में 2 कार्यकर्ताओं के बीच में मतभेद हो जाता है, आप उन्हें कैसे समझाएँगे? 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आप उन्हें डाँट देंगे, आप उन्हें मार करके भगा देंगे या फिर आप उनको अच्छे से बिठा करके समझाएँगे सारी बातें कि आपस में ही लड़ोगे तो कैसे भला करोगे, गाँव की समस्याओं का कैसे समाधान करोगे या फिर आप जो है उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उनको बैठा करके समझाएँगे। इस तरह के प्रश्न आपके जो है कंडीशन वाले आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। लगभग मान के चलिए 20 प्रश्न तो आपके ये कंडीशन वाले ही आ रहे हैं, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। ये समझिए फ्री के नंबर हैं, ठीक है? 3 नेगेटिव होता है, 1 पॉजिटिव होता है, वही आपका आंसर होता है, ठीक है? बाकी ये कल का लिखा रह गया, इसको छोड़ दीजिए। टच स्क्रीन वाला, कल टच स्क्रीन वाला प्रश्न आया था ना, तो वो लिखा रह गया है। चलो, आप एक महिला सुपरवाइजर हैं, आपके अधीनस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कैसे करेंगे? तो जो आपके नीचे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कैसे करेंगे? तो वही 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। इसमें एक में दिया रहेगा कि आप उनको अच्छे से समझाएँगे, आप जो है गाँव की भलाई के बारे में समझाएँगे, उनको बताएँगे कि गाँव की भलाई करने से आपको क्या-क्या लाभ होगा या फिर उपरोक्त सभी। तो ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे औपचारिक शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करती है? यानी औपचारिक शिक्षा जो है वो बच्चों को कैसे प्रभावित करती है? औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में आपको बता चुके हैं। औपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सारे नियम कायदे कानून होते हैं, यानी कि आप पढ़ने जाएंगे, कोर्स पूरा करेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, नौकरी मिलेगी, ठीक है? अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो बच्चों को घरों पर शिक्षा दी जाती है, जिनका कोई टाइमिंग नहीं होता है, कोई उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, बस माता पिता कभी कभी पढ़ा देते हैं, दादा दादी नाना नानी कभी कभी पढ़ा देते हैं। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में डिफरेंस हो गया। यही चीज़ यहाँ पर बताई है। औपचारिक शिक्षा बच्चों के लिए ज्ञान और कौशल को विकसित करने में, सामाजिक बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने और भविष्य में बेहतर अवसरों को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो स्कूल कॉलेज वाली शिक्षा होती है उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जो घर पर शिक्षा दी जाती है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। आगे समझ में? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और हाँ, इंस्टाग्राम पर सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से हमारी आईडी है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर छोटी छोटी रील्स हम डालते रहते हैं, जिसमें हम आपके एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की रील हमने कल डाल दी थी, शॉर्टकट की रील हमने आज डाल दी है, तो वो सब आपको वहाँ पर जाकर के देख लेना। हर जगह आपको हम मिलेंगे। फेसबुक पर जाओगे, सक्सेस जंक्शन सर्च करोगे, 1.7 के सब्सक्राइबर वाला मिल जाएगा, ठीक है? व्हाट्सएप पर अगर आप बातें करने जाओगे तो देख लेना, नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप दिया रहेगा, आप सर्च करना, लिंक दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से हमारी आईडी है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको आपके काम की चीज़ें मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर हम है ही हैं, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, वहाँ पर जो पीडीएफ वगैरह मिलती रहती हैं, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो हर जगह हम हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, बस आपको सर्च करके ज्वाइन करना है या फिर लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है, ठीक है? चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ठीक है? और नोट्स के लिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जिन लोगों ने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दिया है, चाहे रात को 12:30 बज जाए, ठीक है, लेकिन आपको हम बिना पीडीएफ भेजे हुए सोते नहीं हैं। एक एक व्यक्ति को पीडीएफ भेज करके तभी हम सोते हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एक एक व्यक्ति के पास पीडीएफ पहुंचेगी, ठीक है? अपने प्रश्नों को जरूर भेजना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में रात को 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।